हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल आप सभी लोगों ने कमेंट में 8 बजे टाइम दिया, तो मैंने भी डिसाइड किया है आज से हिंदी क्लास डेली रात 8 बजे आया करेगी। जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि लेखपाल हो गया, सुपर टेट, हाई कोर्ट में आने वाली वैकेंसी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। मैं हिंदी को बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कि 1% आपको क्वेश्चन के आंसर देने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि आपने देखे होंगे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं कि बताइए बघेली किस उपभाषा का अंग है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपको पढ़ते हुए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, केवल एक बार आपको क्लास देखना है और कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस मेरा उद्देश्य यही है कि कन्फ्यूजन को दूर करना। तो बताइए बघेली किस उपभाषा का अंग है, तो बघेली है पूर्वी हिंदी का। तो इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, देखिए बघेली पूरब तरफ आपके बहुत से जंगल पाए जाते हैं। तो पूरब तरफ जंगल पाए जाते हैं और जंगल में कौन पाया जाता है, जंगल में बाघ होता है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे बाघ से बना है बघेली। बघेली किसका अंग है, तो पूर्वी हिंदी का। आगे मैं इसी तरीके से आपको हिंदी पूरी पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए। आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखिए हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। मध्य भारतीय आर्य भाषा है, इसे कैसे याद करेंगे, तो क्वेश्चन आ जाता है मध्य भारतीय आर्य भाषा। देखिए पुराने समय में जो भारतीय थे उनको आर्य कहा जाता था, और आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ। जैसे आपने रामायण में देखा होगा बहुत बार आर्य कहा गया है। तो वही ऋग्वेदिक काल था जब जितने भी लोग होते थे एक दूसरे को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, इसीलिए यह हिंदी जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा है। और देखिए हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। आधिकारिक भाषा जो भारत की है, और नियामक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है। और किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी, तो यूरोपीय भाषा परिवार। देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे पढ़ेंगे। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। याद रखिएगा, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगला, आकृति व रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कैसे याद रखेंगे, ये देखिए वियोगात्मक मतलब इसमें वियोग श्रृंगार का बहुत अच्छी तरह वर्णन होता है। जैसे आपने देखा होगा कबीर सिंह में एक गाना आया है, बहुत फेमस गाना था, दिल का दरिया बह ही गया। कभी सुनकर देखिएगा आप वास्तव में उसको सुनकर रोने लगेंगे। यानी हिंदी में इतनी फीलिंग्स होती हैं, कोई भी गाना हिंदी में सुनना बहुत अधिक फीलिंग होती हैं। और यदि आप दूसरी भाषा में सुनेंगे, जैसे इंग्लिश में सुनिए आप लोग, तो इंग्लिश में कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन हिंदी में बहुत फीलिंग होती है। इसलिए आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी है, वियोगात्मक, यानी वियोग श्रृंगार का यानी दुख का वर्णन बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है इसमें, इसीलिए हिंदी वियोगात्मक। विश्लिष्ट का मतलब क्या होता है, विश्लिष्ट का मतलब श्रेष्ठ। विश्लिष्ट का मतलब श्रेष्ठ, सबसे अलग यूनिक भाषा है ही हिंदी यूनिक भाषा है। इसीलिए जो भारत के सिंगर्स होते हैं वो विदेश में भी गाने के लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इतनी फीलिंग है, विदेशी भी इस गानों को सुन करके रोने लगते हैं। अब देखिए भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। मैंने बताया है भारोपीय परिवार का मतलब होता है भारत प्लस यूरोप, यानी भारत और यूरोप को मिलाकर जितनी भाषाएं हैं इसी परिवार में सबसे अधिक भाषाएं हैं। देखिए यूरोप क्यों आता है इसमें, क्योंकि यूरोप ने पूरे विश्व में राज्य किया है, और जहाँ जहाँ वहाँ के लोग गए हैं यूरोप के, जैसे पुर्तगाली हो गए, इंग्लैंडियन हो गए, फ्रांसीसी हो गए, सभी जो यूरोप के निवासी थे और पूरे विश्व में इन्होंने व्यापार किया, राज्य किया है, तो अपनी भाषा
भाषा वहाँ छोड़ कर आए, इसलिए ये परिवार सबसे बड़ा परिवार कहलाता है। जैसे हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार में 4, 5, 10 लोग होते हैं, इसी प्रकार से भाषाओं को भी एक परिवार में रखा गया है। ठीक है, और भारत में कुल 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, सबसे अधिक लेकिन भारोपीय परिवार है। देखिए अब भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसमें से भारत में बोलने वालों का सबसे अधिक परसेंटेज किस परिवार का है? तो 73% भारोपीय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रविड़ का केवल 25%, ऑस्ट्रिक का 1.3% और चीनी तिब्बती का 0.7% ही बोला जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी का उदय कैसे होता है। हिंदी का उदय होता है संस्कृत से। हिंदी कहाँ से आई है? हिंदी आई है संस्कृत से, यानी हिंदी का जन्म संस्कृत से होता है। किस प्रकार विकास होता है? देखिए सबसे पहले संस्कृत थी, आप लोग जानते हैं ऋग्वेदिक काल हुआ, इसमें संस्कृत का प्रयोग होता था ना संस्कृत का। यानी पहले भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, सभी लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का प्रयोग करते थे। जितनी भी भाषाएं हैं, पहले की रामायण भी वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी, यानी सबसे पहले संस्कृत आई। उसके बाद महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध ने किसका प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। देखिए जी उपदेशक है, जो उपदेशक होता है, जो कवि होता है, वो जिस भाषा का प्रयोग करता है तो उस कविता को जो पढ़ेगा या उपदेशक के उपदेश जो सुनेगा तो वो भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगेगा। और जो उपदेशक होंगे, उपदेशक दूसरों को उपदेश देंगे तो वो भी उस भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। इसीलिए जी जो पाली भाषा है महात्मा बुद्ध के द्वारा बहुत अधिक एरिया में फैल गई। इसीलिए संस्कृत किस में बदली फिर? जी पाली में। और पाली से फिर बनती है प्राकृत। प्राकृत क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग महावीर स्वामी ने किया है और महावीर स्वामी भी उपदेशक थे, इसीलिए पाली के बाद प्राकृत का बहुत अधिक प्रचार हुआ। इसके बाद प्राकृत टूटी और अपभ्रंश बनी। देखिए अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ समझिए। अपभ्रंश अब होता है टूटना, भ्रंश आना यानी दरार आना। ठीक है, तो भाषा का टूटना ही कहलाता है अपभ्रंश। तो यदि क्वेश्चन आता है कि बताइए संस्कृत का अपभ्रंश रूप क्या है, यानी टूटा हुआ रूप क्या है, तो संस्कृत का अपभ्रंश रूप है पाली। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए पाली की पूर्वकालिक भाषा कौन सी है? पूर्वकालिक मतलब, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय, यानी कि पहले समय की भाषा। तो पाली के पहले कौन सी थी? संस्कृत थी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जी। अब आता है पाली का अपभ्रंश रूप बताइए, तो पाली का अपभ्रंश रूप है प्राकृत। ठीक है, फिर प्राकृत टूटी अपभ्रंश में, और अवहट्ट का मतलब होता है टूटे का टूटा हुआ रूप। अपभ्रंश से अवहट्ट बनी और अवहट्ट से फिर प्राचीन, फिर प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, इस प्रकार हिंदी का उदय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बनता है इससे, बताइए हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी मतलब सबसे पहले जिसने इसे हिंदी को जन्म दिया है। ठीक है, तो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। यदि क्वेश्चन आ जाए हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे होता है? हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे होता है? तो ये होता है अपभ्रंश से। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत, और हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ आ जाए यानी हिंदी किससे बनी है, तो अपभ्रंश से फिर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय मतलब भारत की, आर्य भाषा मतलब आर्यों की भाषा, यानी सबसे पहले जो लोग थे जिन्हें आर्य कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था, उनकी भाषा। तो देखिए ये पहले क्या थी? पहले सबसे पहले संस्कृत चलती थी। यानी यदि कहा जाएगा
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। केवल संस्कृत कहा जाएगा यदि कहा जाएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल क्या है? तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी आता है क्वेश्चन। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा टोटल 1000 साल चली है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और ये 2 भागों में विभाजित थी। जो वेद लिखे गए हैं उसे कहा जाता था वैदिक संस्कृत। जैसे अभी आप लोग देखते हैं इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो जो यदि लिखते हैं आप तो उसमें आप लोग व्याकरण या ग्रामर का विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए वो अलग भाषा कहलाती है। और जो आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं उसमें आप लोग ग्रामर का ध्यान नहीं देते हैं, यानी उसे लौकिक कहा जाता है। तो जिसमें वेद लिखे गए उसे कहा गया वैदिक संस्कृत, और जो बोलचाल की भाषा थी उस समय संस्कृत की वो थी लौकिक संस्कृत। ठीक है। इसके बाद देखिए मध्यकाल आता है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय काल था, प्रयोग काल था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा चली है 1500 वर्षों तक। ठीक है, क्योंकि 500 ईसा पूर्व 500 से जोड़ेंगे और 1000 ईस्वी और कुल 1500 वर्षों तक चली है। देखिए इसमें शुरुआत किससे होती है? जब महात्मा बुद्ध आए हैं तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं किस भाषा में? पाली भाषा में। तो यहीं से मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। देखिए अब इसी समय पे आए थे महावीर स्वामी, उन्होंने प्रयोग किया है प्राकृत भाषा का, इसलिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्राकृत भाषा भी आ जाती है। और यहीं पाली और प्राकृत टूटने लगी थी और अपभ्रंश का रूप ले लिया था इसने, अपभ्रंश का, और यहीं से हिंदी बनना शुरू हो गई थी। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से ही हिंदी बनना शुरू हो गई थी। अपभ्रंश मतलब भाषा टूट गई है और यहीं से हिंदी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि कौरवों ने खड़ी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जो खड़ी बोली अभी हम प्रयोग करते हैं ना, कौरवों ने भी इसी भाषा का, इसी बोली का प्रयोग किया है। अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समयकाल क्या है? इसका है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अभी तक चली आ रही है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत फिर तमाम आती हैं, इसमें टूट गई वो, और बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, तमाम प्रकार की भाषाएं इसमें आ गई हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वही है संस्कृत। संस्कृत पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। देखिए वैदिक संस्कृत का समय काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें छंदस या पाणिनि वही थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी है। ठीक है। इसके बाद लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो संस्कृत भाषा इन्होंने, पाणिनि ने। अब देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का क्या समय काल रहा है? देखिए प्रथम प्राकृत काल, जब पाली का प्रयोग होता था, इसका प्रयोग काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें देखिए भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी में हैं। बताया था मैंने, बुद्ध ने इस भाषा का प्रयोग किया है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी? तो ट्रिक से याद रखिए, बुद्धि पाली, बुद्धि पाली। तो याद रखना है, बुद्धि पाली से याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली। ठीक है। अब देखिए द्वितीय प्राकृत काल, जब प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। भगवान महावीर के सारे उपदेश इसी में है, प्राकृत भाषा में है। ठीक है। अब देखिए तृतीय प्राकृत काल या अपभ्रंश या अवहट्ट काल, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संक्रमणकालीन, संक्रांतिकालीन भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा,
इसमें प्राचीन हिंदी आती है, पहले जो हिंदी का प्रयोग किया जाता था, फिर मध्यकालीन में हिंदी में कुछ परिवर्तन हुआ और आधुनिक हिंदी अब कुछ अलग ही है। इस प्रकार हिंदी का पूरा विकास होता है। अब हम देखेंगे जो अपभ्रंश से किस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश मतलब संस्कृत का टूटा हुआ रूप, संस्कृत, पाली और प्राकृत का टूटा हुआ रूप, जब हिंदी का उदय हो चुका था और उससे किस प्रकार फिर भाषाओं का उदय हुआ। देखिए, सबसे पहले सौरसेनी। ये हमारा जो भारत था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था और एक जनपद था सूरसेन, ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। तो सूरसेन नामक जनपद से जो भाषा का नाम पड़ा है वो पड़ा है सौरसेनी, ठीक है। सौरसेनी 3 उपभाषाएं बढ़ जाती है, ठीक है। सौरसेनी बढ़कर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। हम इसे याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? ये क्वेश्चन आता है, बताइए जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश का भेद है? ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें देखिए, यहाँ पर है पाकिस्तान और पाकिस्तान बहुत ही दुष्ट देश है, हमेशा भारत पर आक्रमण करता रहता है, सोचता है कहाँ से जगह मिल जाए और भारत में हम घुस जाएं। तो देखिए, यहाँ पर जो भारत में है, यहाँ पर किनारे किनारे सूरवीर सेना लगाई हुई है, सूरवीर सेना, ठीक है। तो सूरवीर सेना यहाँ लगाई हुई है, सूरवीर सेना, ठीक है। तो हम इससे याद रखेंगे, पश्चिम में क्या है? सूरवीर सेना लगी हुई है। तो सौरसेनी कहाँ की है? पश्चिमी इलाके की। तो सौर और सैनी, ठीक है। तो यदि पश्चिमी हिंदी हमें याद आए तो तुरंत सूरवीर सेना याद आना चाहिए और इससे बन जाएगा सौरसेनी। और देखिए, अब पश्चिम में ही पाकिस्तान से लगा हुआ राजस्थान है, पश्चिम में ही लगा हुआ गुजरात है। तो इससे हम याद रखेंगे सौरसेनी के जो 3 भाग हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। जिस सौरसेनी के 3 भाग हैं, अब याद रहेगा आपको। यानी सौरसेनी के कितने भाग हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब देखिए, मागधी नाम कैसे पड़ा अपभ्रंश का? देखिए, मगध राज्य है, मगध भी 16 जनपद में से एक था और बहुत ही प्रभुत्व संपन्न, सर्वसंपन्न राज्य था ये। यहाँ जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा का नाम पड़ा मागधी। किसके नाम पर? मगध के नाम पर, ठीक है। और मगध उस समय बिहार, उड़िया, बांग्ला, असम हर जगह फैला हुआ था, ठीक है। यानी पूरे एरिया कवर करता था ये मगध। तो इसके बाद जब मगध टूटा, बिहार बना, उड़ीसा बना, बांग्ला बना और असम बना, तब इसके भाषाओं के नाम बदल गए। यानी मागधी जो है 4 भाषाओं में बढ़ गई। मागधी कितने भेद हो गए? मागधी के 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। देखिए मैप में, ये है बिहार और यहीं पर मगध की राजधानी थी। और देखिए, यहाँ उड़ीसा है। 2000 में तो ये झारखंड बटा हुआ है, इससे पहले उड़ीसा तक यहाँ फैला हुआ था। यहीं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सब यहीं तक फैला हुआ था। और असम में भी इसी का शासन था, इसका मगध का। फिर बाद में बढ़ता है मगध, तो मागधी भाषा भी 4 भागों में बढ़ जाती है। किसमें किसमें? बिहार बना तो उसके नाम पर बिहारी हुई, उड़ीसा बना तो उसके नाम पर ओडिसी हुई, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बाद में बटे हैं जे, तो इसके नाम पर बांग्ला हुई और असम के नाम पर असमिया, ठीक है। यानी कि मागधी 4 भागों में बट जाती है। कौन कौन सी? बिहारी, ओडिसी और असमिया और बांग्ला। अब देखिए अर्ध मागधी।
मैप में देखेंगे हम अर्धमागधी। देखिए ये पूरा पूर्वी हिस्सा है पूर्वी हिस्सा। यहाँ मगध था, ठीक है। मगध के कुछ लोग यहाँ निवास करते थे, आधे लोग, और आधे लोग और कहीं के यहाँ निवास करते थे। इसलिए आधे लोग तो किस भाषा का प्रयोग करते थे, मागधी का, और आधे लोग अलग भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए इस एरिया की जो भाषा हुई है वो भाषा कहलाई है अर्ध मागधी, ठीक है। और अर्ध मागधी बाद में चेंज होकर पूर्वी हिंदी बन जाती है, ठीक है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, पूर्वी, क्योंकि ये पूर्वी हिस्सा था इसलिए पूर्वी हिंदी कही जाने लगी फिर इसे। अब देखिए खस, खस पहाड़ी, कैसे याद रखेंगे इसे। पहाड़ों में क्या होते हैं, पहाड़ों में घास होती है, और घास को क्या बोला जाता है बुंदेलखंड में, खस बोला जाता है। याद रखिएगा, पहाड़ में जो घास होती है उसको क्या बोला जाता है, खस बोला जाता है। तो हम याद रखेंगे, पहाड़ का नाम जैसे ही याद आए तो खस घास याद आ जाएगी, तो आपसे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो खस को बाद में क्या कहा जाने लगा, जो खस घास होती थी इसी के नाम पर जो अपभ्रंश का नाम पड़ा है, अपभ्रंश भाषा का नाम पड़ा है खस। फिर बाद में इसका नाम बदलकर पहाड़ी रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश का भेद है। इसके बाद इसको दो भागों में बांट दिया गया। जो पंजाबी थे, पंजाब में जो लोग रहते थे, जो भाषा बोलने लगे उसे कहा जाने लगा पंजाबी, और जो सिंध प्रांत में जो भाषा प्रयोग की जाने लगी उसे कहा जाने लगा सिंधी। हम याद कैसे रखेंगे, देखिए आपने देखा होगा बाजार में सबसे अधिक पंजाबी और सिंधियों की दुकान होती है, ठीक है। कोई पर्सनली ना ले इसे, केवल मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। सिंधी और पंजाबियों की दुकान होती है, और कोई भी जो लेडीज़ साड़ी लेने जाती है, जेंट्स वगैरह पैंट शर्ट लेने जाते हैं और ज़्यादा निकलवाने लगो उनसे, तो वो कैसे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यानी उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका स्वभाव होता है चिड़चिड़े स्वभाव, ठीक है। वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, इससे याद रखेंगे हम। चिड़चिड़े स्वभाव के कौन है, पंजाबी और सिंधी। तो ब्राचड़ की कितने भाग हुए, दो, पंजाबी और सिंधी। अब देखिए महाराष्ट्री। देखिए जब महाराष्ट्र बना था तब अपभ्रंश के रूप में वहाँ की भाषा का नाम था महाराष्ट्री। इसके बाद मराठा आए और मराठाओं ने अपना नाम दे दिया भाषा को, तो कौन सी भाषा हो गई, उसका नाम बदल के हो गया मराठी, बस मराठी कहा जाने लगा। देखिए जो अभी हमने पढ़ा ये अपभ्रंश के भेद थे, और इस तरफ ये उपभाषाएं हमने पढ़ी, यानी कि अपभ्रंश के भेद किस में बढ़ गए, फिर उपभाषाएं बढ़ गए। अब देखिए उपभाषा से बोली बनेगी, यानी कि जो उपभाषाएं भी टूटकर बोली बदल जाएंगी, यानी कि एक जो भाषा उपभाषा है वो कई बोलियों में बदल जाएगी, यानी कि एरिया बटेंगे, एरिया बटने से बोलियां भी अलग अलग चेंज हो जाएंगी। अब देखिए हम समझते हैं बोली, उपभाषा और भाषा क्या होती है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, यानी कि एक छोटे से एरिया में जब कोई एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो बोली कहलाने लगती है। जैसे कि आप बुंदेलखंड में देखते हैं तमाम नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, बोली है। कि यदि इसी बोली का प्रयोग साहित्य रचना में होने लगता है और क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है, ठीक है। इसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाए तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है फिर उपभाषा। अब देखिए भाषा, भाषा क्या होती है, भाषा साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। देखिए साधारण तौर पे देखिए ये बोली क्या होती है, बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जिसका भी साहित्यिक प्रयोग नहीं हुआ है। यदि साहित्यिक प्रयोग हो जाए इसका और उस क्षेत्र का विकास हो जाए तो भाषा कहलाने लगती है। और भाषा वो होती है जब साहित्यकार उसका प्रयोग करने लगता है और वह सर्वमान्य हो जाती है, ठीक है, उसे सर्वमान्य रूप प्रदान कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाने लगती है, फिर भाषा कहलाने लगती है।
देखिए एक क्वेश्चन और आता है, बताइए कौन सी बोली है और कौन सी विभाषा है। देखिए ये बोलियां कहलाती हैं जैसे कि आपका ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ये सभी क्या हैं, ये सभी बोलियां हैं। लेकिन इनमें से जिस बोली में रचनाएं होने लगती हैं, हमारी साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तो उसे कहा जाने लगता है विभाषा। याद रखेंगे हम, जैसे ही ब्रजभाषा, इसमें भाषा लगा हुआ है लेकिन है नहीं है भाषा, ये है बोली। लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए बताइए ब्रजभाषा क्या है, बोली पहला ऑप्शन और दूसरा है विभाषा, तो फिर विभाषा में लगाएंगे हम आंसर। फिर विभाषा है, बोली नहीं है, क्योंकि ब्रजभाषा में हमारी रचनाएं होती हैं। जैसे भक्त सूरदास ने ब्रजभाषा में रचना की है, ठीक है। तो जिस बोली का प्रयोग रचना में होने लगता है तो फिर बोली न रहकर वो विभाषा हो जाती है, ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियां बोली हैं और जिनमें रचनाएं होती हैं जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली में, वे सभी क्या हैं, विभाषा है। और भाषा खड़ी बोली हिंदी की, ये भाषा है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, इसमें 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं जी। और याद रखना है आपको, कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं, ठीक है। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां रखी गई हैं। आया हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं किस प्रकार बोलियों में बढ़ जाती हैं, पूरा मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको, ठीक है। जितनी भी ये भाषाएं राजस्थान को किस प्रकार 4 भागों में बांटा गया, पश्चिमी हिंदी को किस प्रकार 5 भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी किस प्रकार 3 भागों में बढ़ जाती है, बिहारी किस प्रकार बढ़ जाती है, पहाड़ी किस प्रकार बढ़ जाती है, पूरा ट्रिक से समझाऊंगा मैं। और यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।